बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 7.4 से ये वीडियो है अबाउट इंडक्शन मशीन, और इसमें हम प्राइमरीली इक्विवेलेंट सर्किट को डिस्कस करेंगे और पावर एंड टॉर्क को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अमल हम एग्जाम्पल 7.3 के थ्रू करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में बेसिक फ़र्क क्या है। ये देखिए, ट्रांसफार्मर आपको पता है प्राइमरी कॉइल्स हैं इसके और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, और आमतौर पे हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देते हैं और आउटपुट पे लोड कनेक्ट कर देते हैं। अभी इंडक्शन मोटर भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो स्टेटर है ये उसकी वाइंडिंग है स्टेटर की, और ये उसमें एक रोटर होता है, रोटर में भी वाइंडिंग है। फ़र्क ये है कि इसके रोटर को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क है बेसिकली। अब चूँकि हमने ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पहले पढ़ा हुआ है, तो अब हम उसको देख के और उसके साथ फिर हम इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट को समझेंगे। तो ये देखिए एक ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने पहले पढ़ा था। इसमें हम कॉपर लॉस और लीकेज फ्लक्स को हम यहाँ पे शो करते हैं। फिर कोर लॉस या आयरन लॉस जिसको कहते हैं उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। और ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग के भी कॉपर लॉस और लीकेज लॉस इस तरह से शो करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली क्या करते हैं कि हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की ये है, यानी इसको जो हम यहाँ पे इसके ट्रांसफार्मर रेशियो ए से हम मल्टीप्लाई करके तो इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड। या इसको अब एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट है। अब इन दोनों को देखिए, एग्जैक्टली हम यही चीज़ और इस तरह के जो सर्किट है वो हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों में, देख लीजिए। और ये पर फेज़ के लिए यानी सिंगल फेज़ के लिए ये डायग्राम है। अच्छा, फिर हम इसको रिलेट करेंगे जो पावर इक्वेशन ने पहले पढ़ा है, या पावर डायग्राम जो हम पावर फ्लो डायग्राम, उसके साथ हम रिलेट करते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, उसके बाद स्टेटर कॉपर लॉस होता है। अब स्टेटर हमारा ये साइड है, यहाँ पे स्टेटर है, स्टेटर कॉपर लॉस है। कोर लॉस जो ये कोर को हम जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद रोटर कॉपर लॉस, अब ये रोटर के साइड आ गया यहाँ पे। इसी में फ्रिक्शन लॉस, इसी में आप स्ट्रे लॉस, और तो इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे फॉर पावर। अब यहाँ पे अगर देखें, एयर गैप पावर जो है वो एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक जा रहा है रोटर की तरफ, यानी रोटर लॉस जो है और बाकी जो बच गया वो आउटपुट पे चला गया। तो इस डायग्राम को जहन में रखते हुए हम बेसिकली इसको मज़ीद हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। और वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से कि इस रेजिस्टेंस को दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया। एक को हम कह लें R2 जो कि रोटर कॉपर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बाकी बच गया इसमें से यानी ये टर्म, ये हमारा एक्चुअली पावर जो यूज़ होगा लोड में, यानी पावर कन्वर्टेड के लिए ये। अब इस बैकग्राउंड को आपके साथ आप ये फार्मूलाज जो है यहाँ से बुक में डिराइव है। मैं इसके डिटेल्ड फार्मूलाज में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसको भी एक वीडियो बना दूँगा। तो बहरहाल इन फार्मूलाज को हम अब आगे यूज़ करेंगे सवाल सॉल्व करेंगे। और ये मैंने आपके आसानी के लिए तमाम फार्मूलाज को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। आप चाहें तो इस स्लाइड को रेफ़र कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। सवाल ये है कि 460 वोल्ट
या याद रहे कि जब भी वोल्टेज लिखते हैं तो ये 3 फेज वोल्टेज होता है या लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। 25 HP 60 हर्ट्ज 4 पोल वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। वाई कनेक्टेड की सिग्निफिकेंस ये है कि जब वाई में फेज करंट और लाइन करंट सेम होता है। एज द फॉलोइंग इम्पीडेंस, ये इसके इम्पीडेंसेस हैं। टोटल रोटेशनल लॉसेस जो है वो 100 वाट है। अब हम आगे देखेंगे कि रोटेशनल लॉस किसको कह रहा है। एंड इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। द कोर लॉस इज लम्प्ड, यानी इकट्ठा कर दिया गया है विद द रोटेशनल लॉस, यानी कोर के जो लॉस है यहाँ पे उसको भी रोटेशनल लॉस में ही डाल दिया गया है। फॉर अ रोटर स्लिप ऑफ 2.2%, तो रोटर का स्लिप जो है वो 2.2% है, यानी 0.022। अगर स्लिप आप तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे फर्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे जो है चैप्टर 7 के, उसको आप ज़रूर देख लें। और अब हमें फाइंड क्या करना है, मोटर स्पीड, स्टेटर करंट, पावर फैक्टर, पी कन्वर्टेड एंड पी आउट, टॉर्क इंड्यूस्ड एंड लोड टॉर्क, और एफिशिएंसी। तो पहला स्पीड। स्पीड जब हम कहते हैं तो एक्चुअली मैकेनिकल शाफ्ट स्पीड यानी आउटपुट स्पीड जो है ना, हम उसको कहते हैं। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एन मैकेनिकल इज़ 1 - s स्लिप और एन सिंक्रोनस। अगेन अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेरे इससे पहले के वीडियोस को ज़रूर देख लें। ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ गिवन बाय, ये फार्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना है, जिसमें ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे गिवन है, और ये नंबर ऑफ पोल्स ये भी हमारे सवाल में गिवन है। तो अब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये बताया गया था कि 4 पोल मोटर है। तो यहाँ से हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाली है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आप चाहें तो इसको आप ओमेगा के फॉर्म में यानी एंगुलर स्पीड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और ये मिनट में, इसको हमें सेकंड में लाना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 188.5 रेडियंस पर सेकंड। अब आ जाते हैं हम मैकेनिकल स्पीड या मोटर स्पीड। ये फार्मूला जैसे मैंने बताया, इस फार्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। एन सिंक हमने निकाल लिया यहाँ से 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो एन मैकेनिकल भी आ गया 1760 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और इसको भी हम चाहें तो रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा के टर्म्स में इसको लिख लेंगे। तो एग्जैक्टली सेम टेक्निक या यहाँ पे हमने ये जो ओमेगा कैलकुलेट कर दिया था उसको पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया मैकेनिकल स्पीड इन रेडियंस पर सेकंड। अब आ जाते हैं सवाल का दूसरा हिस्सा, इसमें था स्टेटर करंट क्या है। अब ये देखिए, ये स्टेटर पार्ट है, तो इसमें स्टेटर करंट I1 है। ये मैंने आसानी के लिए जो पैरामीटर्स गिवन थे उनको यहाँ पे मैंने लिख लिया। और अब इसको देखें, अगर इन दोनों को हम ऐड करके एक बना लें, इसको हम Z2 कहें, तो हमें आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने फिर अपनी सहूलत के लिए जे भी इनके साथ लगा दिया ताकि जब हम लिखें तो हम जे भूल ना जाए। ओके, तो अब स्टेटर करंट यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास वोल्टेज है डिवाइडेड बाय ये टोटल इम्पीडेंस Z टोटल, ये यहाँ पे इसको कहना है Z टोटल। अब V फेज 460 लाइन टू लाइन था, इसको √3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 266 वोल्ट ये हो गया पर फेज वोल्टेज। यहाँ हमने लिख लिया 266। अब Z टोटल कितना है, यहाँ से आप देखें तो अब ये हमने दोनों को ऐड करके ये कर लिया। इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इसके सीरीज़ के साथ ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको कह रहा है जो हमने इसको लंप कर दिया था विद दी फ्रिक्शनल लॉस या रोटेशनल लॉस के साथ,
तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो Z2 क्या हो गया, ये तो Z2 हमने यहाँ से इन दोनों को ऐड करके निकाल लिया, ये हमारा Z2 आ गया। और यहाँ बार बार मैं बताता रहता हूँ कि आप ये तमाम कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में कर लें। और मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, इसका मैं लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे और इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब क्या होगा, इन दोनों को हम पैरेलल पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इनके साथ ऐड कर देंगे। सो अब ZF कह रहे हैं, इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ZXM और Z2 को, इसको ZF कह दिया। इनके वैल्यूज अब आप XM ये है 26.3J, Z2 को आप यहाँ डाल दें और अगेन कॉम्प्लेक्स मोड में जाके कैलकुलेटर को आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब Z टोटल क्या होगा, ZF हमने निकाल लिया और ये इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा Z टोटल आ गया। अब Z टोटल जब आ गया तो अब हमें करंट निकालने में आसानी है। Z टोटल हमारे पास आ गया, ये हमारा वोल्टेज है। सो करंट I1 सिंपल आप 266 डिवाइडेड बाई ये जो इम्पीडेंस है और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये थोड़े बहुत माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं जो बुक में दिया हुआ उसके साथ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और भी आप चाहें तो कि इसको तमाम को आप कॉम्प्लेक्स मोड में जाके और इनको इस तरह से एंट्री कर लेंगे तमाम ये पैरामीटर्स, तो आप इकट्ठे ही वन गो में आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा। ओके, अब पार्ट C क्या है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। और पावर फैक्टर जो एंगल है उसको आप कॉस्ट से ले लेंगे तो वो पावर फैक्टर हो जाएगा 0.833, और चूँकि ये नेगेटिव है एंगल तो इसलिए इसको हम कहेंगे पावर फैक्टर लैगिंग। ओके, पार्ट D है पावर कन्वर्टेड एंड पावर आउट, ये मालूम करना है। ये आसानी के लिए मैंने यहाँ पे जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो मैंने लिख लिया ताकि हम इसको रेफर कर सकें। ओके, अब पावर कन्वर्टेड का फॉर्मूला है 1 - S मल्टीप्लाइड बाई PAG। PAG है एयर गैप पावर। तो अब PAG कैसे निकालेंगे, PAG का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। PAG ये पावर यहाँ पे क्या होगा, Pn माइनस P स्टेटर कॉपर और माइनस P कोर। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है, कोर लॉस इज लम्प्ड विद द रोटेशनल लॉस, तो इसका मतलब है इसको हम यहाँ पे अब कंसिडर नहीं करेंगे। सो Pn माइनस PSL हो जाएगा PAG। और Pn क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इनके वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। VT 460 है, IL हमने अभी निकाला था वो वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये Pn हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ वाट। P स्टेटर कॉपर के लिए ये फार्मूला है 3I1² R1। अगेन इसमें तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे और तो ये आ गया हमारा PSL, और वहाँ से हम PAG इस फार्मूले में डाल के निकाल लेंगे कि एयर गैप पावर जो है वो 11845 वाट। सो PAG आ गया। अब हम P कन्वर्टेड इजीली निकाल सकते हैं, इस फार्मूले में हमने पुट कर दिया। और याद रहे कि S जो है ये 2.2% है यानी 0.022। PAG हमने ये निकाला था तो ये हमारा आ गया P कन्वर्टेड। सो इसका एक पोर्शन हमने निकाल लिया, P कन्वर्टेड निकाल लिया। अब हमें P आउट मालूम करना है।
अब यहाँ पे आप आ जाएंगे पी कन्वर्टेड के बाद पी आउट के दरमियान ये दो फ्रिक्शन लॉसेस हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस और स्ट्रे लॉस। इन तमाम को रोटेशनल लॉस भी कहा जाता है। तो ये हम रोटेशनल लॉस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1100 वाट, इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो पी आउट ये हमने कन्वर्टर निकाल लिया था, ये 1100 वाट आ गया, तो पी आउट जो है वो 10485 वाट आ गया। बुक में एचपी में भी दिया हुआ, मैं एचपी में नहीं जा रहा हूँ, हमें वाट काफ़ी है। अब आ जाते हैं टॉर्क इंड्यूस्ड और टॉर्क लोड क्या है। टॉर्क का फार्मूला है कि पावर डिवाइडेड बाय दी एंगल्स इन रेडियंस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था पीएजी, और उसके बाद डब्ल्यू ओमेगा सिंक क्या है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से स्पीड था, यहाँ से हमने ओमेगा निकाला था 188.5, उसको पुट कर दिया तो इंड्यूस टॉर्क हमें 62.8 न्यूटन मीटर्स में आ गया। इसी तरह आउटपुट टॉर्क में भी वही फार्मूला है, पी आउट डिवाइडेड बाई ओमेगा मैकेनिकल, जो कि हमने ओमेगा मैकेनिकल निकाला था 184.4, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा टॉर्क लोड आ गया या टॉर्क आउटपुट आ गया। और फाइनली एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी पी आउट ओवर पी इन इंटू 100%, पी आउट भी हमने निकाल लिया, पी इन भी हमने निकाल लिया, तो हमारे इस मोटर की एफिशिएंसी जो है वो 83.7। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया हो, किस तरह से इसको फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना है और इंशाल्लाह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।